हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएससी क्लास 12th इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ये मुझे मोटिवेट करेगा नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट वी मीन बाय फ्री गुड्स। अब फ्री गुड्स क्या होती है? फ्री गुड्स वो होती हैं जिनके लिए हमें कुछ पे नहीं करना, विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे एयर है, ओके, सनशाइन है, तो दे आर व्हाट कॉल्ड फ्री गुड्स। जिसका कोई प्राइस नहीं है, दे विल बी कॉल्ड व्हाट? फ्री गुड्स। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर इकोनॉमिक गुड्स। इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक गुड्स वो होते हैं जिनके लिए हमें प्राइस पे करना पड़ता है, जिनकी डिमांड जो है वो ज्यादा है और उनकी सप्लाई शॉर्ट है। Talk about demand. What is demand? Demand is effective desire backed by sufficient purchasing power and willingness to pay for it is what called demand. तो तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव डिजायर, इफेक्टिव जब वो ये बैक्ड बाय सफिशिएंट परचेजिंग पावर है, एट ए प्राइस मतलब पर्टिकुलर प्राइस पे आप उसको खरीदेंगे, एंड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव डिजायर, एट ए प्राइस एंड एट ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ डिमांड की। पहला है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या हुआ? इंडिविजुअल डिमांड इज बेसिकली द डिमांड मेड बाय वन इंडिविजुअल पर्सन। एक पर्सन की डिमांड को क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड मतलब डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। कीवर्डिंग्स पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट इज एक्स एंटी डिमांड एंड एक्सपोज डिमांड। एक्स एंटी डिमांड का मतलब होता है एंटीसिपेटेड डिमांड। क्या होता है? एंटीसिपेटेड डिमांड का मतलब कितनी डिमांड होगी। एक्सपोज्ड का मतलब एक्चुअली कितनी हुई, एक्चुअल कितनी हुई, एक्चुअली बॉट, दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सपोज्ड। ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड का मतलब है जब हम एक दो चीजों को एक साथ खरीदते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड ज्वाइंट डिमांड। जैसे हमने कार खरीदी तो पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड ज्वाइंट डिमांड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगला टॉपिक हम बात करेंगे इसमें डीराइव डिमांड। फोर्थ इज व्हाट? डिराइव्ड डिमांड। तो व्हाट इज डिराइव्ड डिमांड? डिराइव्ड डिमांड का मतलब होता है कि जब एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड किसी दूसरी गुड की डिमांड पे डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज मान लीजिए हम कहते हैं घर की डिमांड खत्म हो गई, तो ब्रिक्स की डिमांड खत्म हो जाएगी। तो जो घर में जो ब्रिक्स लगता है, सीमेंट लगता है, उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब द डिमांड फॉर ब्रिक्स इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड ऑफ ए हाउस। तो दैट मीन्स डिमांड फॉर ब्रिक इज व्हाट कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। नेक्स्ट इज कंपोजिट डिमांड। नेक्स्ट इज व्हाट? कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या होता है? कंपोजिट डिमांड का मतलब होता है जब हम पर्टिकुलर गुड, जिस गुड की डिमांड कर रहे हैं, वो कई सारी जगह यूज होगा। जैसे स्टील है, स्टील की डिमांड कई जगह होगी, तो स्टील की डिमांड क्या हो जाएगी? कंपोजिट डिमांड। जैसे मिल्क, मिल्क जो है काफी जगह यूज हो जाता है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। तो इसका मतलब वो सेवरल पर्पसेज यूज करता है। उसके थ्रू आप कर्ड बना सकते हैं, आप उसको पी सकते हैं, आप उसके थ्रू बर्फियां बना सकते हैं, मतलब खोआ बना सकते हैं। तो इट विल बी यूज्ड फॉर सेवरल पर्पसेज। तो स्टील जैसे मैंने बोला, इट विल बी यूज्ड एट सेवरल प्लेसेस। तो दैट मीन्स डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच विल बी यूज्ड एट सेवरल प्लेसेस विल बी कॉल्ड व्हाट? कंपोजिट डिमांड। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? व्हाट आर द डिमांड डिटर्मिनेंट्स? व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? तो अगर हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो पहला है प्राइस। पहला क्या है? प्राइस। अब प्राइस का क्या है? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, और प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट। सेकंड इज इनकम। सेकंड इज व्हाट? इनकम। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनकम जो है नॉर्मल गुड्स के रेफरेंस में अलग आएगा, इंफीरियर गुड्स के रेफरेंस में अलग आएगा, और इनएक्सपेंसिव गुड्स के रेफरेंस में अलग आएगा। मान लीजिए गुड नॉर्मल है, तो इनकम के बढ़ने के साथ डिमांड क्या होगा? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड घटेगी। बट कौन से गुड्स के लिए? नॉर्मल गुड्स के लिए। मैं एग्जांपल देता हूं, इसमें ग्राफ भी बना रखा है, अगर आप देखेंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा। इन्होंने एक ही ग्राफ में तीन ग्राफ बना रखे हैं, मैं तीनों को सेपरेट समझा रहा हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसकी? नॉर्मल गुड्स की। किसकी? नॉर्मल गुड्स की। तो हमने यहां पे क्या लिया? इनकम, इनकम, एंड यहां पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी। इनकम, क्वांटिटी, इनकम एंड क्वांटिटी। तो नॉर्मल गुड्स के साथ क्या रहेगा? जैसे जैसे इनकम ऊपर, क्वांटिटी भी ऊपर।
मतलब इनकम ऊपर जा रही है, क्वांटिटी इधर जा रही है, तो इसका मतलब नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स। बट अगर इंफीरियर गुड होगा तो इनकम जैसे जैसे ऊपर जाएगी क्वांटिटी इधर आएगी, ऐसे। मतलब जैसे जैसे इनकम ऊपर गई क्वांटिटी बैक आ गई, बैक मतलब कम हो गई, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स। और एक होता है इनएक्सपेंसिव गुड्स। तो इनएक्सपेंसिव गुड्स क्या हो सकता है, अप टू ए सर्टेन लेवल वो ऐसे जा सकती है, मतलब इनकम के बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ सकती है अप टू ए सर्टेन लेवल, थोड़े से लेवल तक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, फिक्स। दैट इज व्हाट कॉल्ड इनएक्सपेंसिव गुड्स, इनएक्सपेंसिव गुड्स। अंडरस्टूड। तो ये आपका जो है इनकम के रेफरेंस में है। तो मैं ग्राफ्स को अभी हटाऊंगा क्योंकि मुझे आप आगे भी लिखना है, आप इसका फोटो लेना चाहें ले सकते हैं। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड इनएक्सपेंसिव गुड्स। नेक्स्ट इज, अगला जो फैक्टर है वो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है गवर्नमेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। थर्ड इज गवर्नमेंट टेस्ट, नहीं कंज्यूमर, गवर्नमेंट नहीं, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। गवर्नमेंट की तो पॉलिसीज रहेंगी, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। मतलब अगर कंज्यूमर का टेस्ट है तो डिमांड ज्यादा होगी, टेस्ट अनफेवरेबल है तो डिमांड कम होगी। टॉक अबाउट प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब इस अदर गुड्स में या रिलेटेड गुड्स भी कह सकते हैं, रिलेटेड गुड्स भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो टाइप की गुड्स आती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। टॉक अबाउट हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा, इसमें आएगा कार एंड पेट्रोल, नहीं सॉरी, इसमें आएगा टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का मैं एक इसमें ग्राफ बना के दिखा रहा हूं आपको, देखिएगा जरा ध्यान से। यहां पे आपने ले लिया प्राइस ऑफ टी एंड क्वांटिटी ऑफ कॉफी, डन। अब होगा क्या, मान लीजिए यहां पे प्राइस था टी का इतना और क्वांटिटी कहां थी, यहां, मतलब इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी थी कॉफी की। अब क्या हुआ, टी का प्राइस बढ़ा, टी का प्राइस बढ़ा। अब टी का जब प्राइस बढ़ेगा तो टी के कुछ कस्टमर्स कॉफी की तरफ चले जाएंगे, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब कैसा रिलेशन हो गया, क्यू से Q1 हो गया, प्राइस पी से P1 हो गया। प्राइस बढ़ा टी का, डिमांड बढ़ी कॉफी की। तो इसका मतलब कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन, किसका पॉजिटिव रिलेशन, प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड ऑफ कॉफी का पॉजिटिव रिलेशन है। टॉक अबाउट दूसरे गुड्स कौन से हैं आपके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा, इसमें हमने ले लिया कार एंड पेट्रोल। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए मैंने प्राइस किसका लिया, पेट्रोल, और क्वांटिटी किसकी ली मैंने, क्वांटिटी ली मैंने ऑफ कार। अब होगा क्या, मान लीजिए प्राइस यहां था, क्वांटिटी यहां था, प्राइस क्वांटिटी। अब क्या हुआ, प्राइस पेट्रोल का बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, P से P1 हो गया, प्राइस बढ़ा पर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्राइस बढ़ने से कम हो जाएगी, Q से Q1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड बना। तो कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन है, डन। तो ये ग्राफ आप नोट कर सकते हैं, आप फोटो लेना चाहें फोटो ले सकते हैं। विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज, अगला हमारा पॉइंट है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो क्या है कि अगर हमें कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में रेट बढ़ेगा तो डिमांड अभी बढ़ जाएगी, उसको लगता है फ्यूचर में रेट कम हो जाएगा तो डिमांड अभी कम हो जाएगी, उसने कहा बाद में खरीद लेंगे। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस।
अगला है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज। इसको मैं वैसे ही डायरेक्ट समझा देता हूं। कंज्यूमर को अगर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी तो डिमांड विल बी मोर, और कंज्यूमर को अगर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाएंगी तो डिमांड विल बी लेस। अगर हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की, तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम किसी और को कॉपी करना चाहते हैं, जैसे नेबरहुड में किसी ने महंगा मोबाइल लिया था, हम सोचते हैं कि हमें भी खरीदना है, तो अगर ऐसा कुछ इफेक्ट है तो डिमांड विल बी मोर, अदरवाइज लेस। मतलब हम दूसरे की स्टाइल को कॉपी करना चाहते हैं तो या नेबरहुड में या फ्रेंडशिप में। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड विल बी मोर, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड विल बी लेस। टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब लोगों के पास इनकम है, तो फिर नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। किसकी होगी? नॉर्मल गुड्स की। बट अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ पे बहुत ज्यादा पैसा है, कुछ पे है ही नहीं, तो या तो लग्जूरियस गुड्स की डिमांड होगी या फिर इंफीरियर गुड्स की डिमांड होगी। क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, अब आपने कहा सर वूलन्स की डिमांड कब होगी? वह विंटर्स में ही होगी। अम्ब्रेला की डिमांड कब होगी? रेनी सीजन में होगी। तो दे आर व्हाट कॉल्ड क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द डिमांड। तो हमने सीखा कि बहुत सारे डिटरमिनेंट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखने में हमारा जो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूं। कुछ ग्राफ्स होंगे तो मैं बीच बीच में आपको समझाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड फंक्शन। तो व्हाट इज डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप। क्या शो करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। तो अब इसमें जो हमने अभी सारे फैक्टर्स पढ़े उनको उन्होंने शॉर्ट करके बोला है। जैसे डिमांड ऑफ कमोडिटी एन, डिमांड ऑफ कमोडिटी एन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, अब किसका फंक्शन है? पी एन, प्राइस ऑफ कमोडिटी एन कॉमा पी 1 टू पी एन माइनस 1। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उसके बाद आपका आ जाता है वाई, वाई मीन्स इनकम, देन इज टी, टी मीन्स टेस्ट, और उसके बाद ई, ई मीन्स एक्सपेक्टेशंस, देन इज एच, एच मीन्स पॉपुलेशन, देन इज वाई बार मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड जी, जी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी। तो हमने क्या बोला? डिमांड फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। तो जितने भी मैंने डिटरमिनेंट्स बात की उन्होंने इसको शॉर्ट में लिख के बताया। प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। क्लियर? तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहेगा? एक इसमें वर्ड आता है सेट्रिस पेरेबस। क्या आएगा वर्ड? सेट्रिस, सेट्रिस पेरेबस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, दैट इज व्हाट कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है अजम्पशंस। अब जितने भी मैंने अभी फैक्टर्स बोले थे ना आपको, जैसे प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस, प्रेफरेंसेस, उनमें से जो सबसे पहला है, सबसे पहला दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वो आपका चेंज होगा। बाकी जितने भी हैं जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉपुलेशन, वो सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट। तो हमारा अजम्पशन क्या है? नो चेंज इन द इनकम, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, नो चेंज इन द पॉपुलेशन, नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नो चेंज इन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। मतलब केवल पहला छोड़ दीजिए, पहला वाला प्राइस जो है वो चेंज हो सकता है, बाकी सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट। दीज आर कॉल्ड अजम्पशंस। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिमांड शेड्यूल। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? शेड्यूल, तो डिमांड शेड्यूल जो होता है, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल that shows the relationship between price and quantity demanded at different possible prices during a given period of time. A table that shows the relationship between price and quantity demanded at different possible prices during a given period of time is what called demand schedule. दो टाइप का होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करता हूं, मान लीजिए हमने प्राइस दे दिया, प्राइस लाइक 1 2 3 4 5, और क्वांटिटी कितनी है? अब देखिए प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी क्या होगी? गिरेगी, लाइक 50 40 30
20 एंड 10। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अच्छा, मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होगा? अब ये जो क्वांटिटी है ये मिस्टर ए की है, बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए, अगर मैं मार्केट डिमांड की बात करता हूं तो कम से कम 2 कस्टमर्स होने चाहिए। तो मान लीजिए हमने लिया प्राइस, लिया हमने प्राइस 1 2 3 4 एंड 5। क्वांटिटी मैंने 2 लोगों की ली, क्वांटिटी मिस्टर ए की और मिस्टर बी की। आपने कहा मिस्टर सी डी ई और कुछ भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, पर मिनिमम 2 होने चाहिए। जैसे हमने यहां लिया 50 40 30 20 एंड 10, और यहां पे हम बात करते हैं तो इसकी क्वांटिटी मान लीजिए हम ले लेते हैं 60 50 40 30 एंड 20। आपने कहा सर ये 60 से क्यों गिरा? भाई जरूरी थोड़ी, जो प्राइस इतना है तो इसने 50 खरीदा तो ये भी 50 खरीदेगा, इसने 60 खरीदा, हो सकता है 70 खरीदे। तो जो आपकी मार्केट डिमांड कितनी बन जाएगी? मार्केट डिमांड विल बी इनका टोटल, तो दैट इज 110, इट कम्स 90, इट कम्स 70, इट कम्स 50 एंड इट कम्स 30। तो ये मार्केट डिमांड शेड्यूल बन गया। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल इज a table that shows the relationship between price and quantity demanded by all the consumers in the market at different possible prices during a given period of time is what called market demand schedule। अगर मैं इनको ग्राफिकली प्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा, जरा ध्यान से देखिए। यहां पे हमने क्या लिया? प्राइस। यहां पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी। तो प्राइस जैसे मान लीजिए हमने लिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, और क्वांटिटी हमने कितना लिया? 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 एंड 50। अब मान लीजिए 1 पे कितना लिया हमने? 50। 1 पे 50, 2 पे हमने कितना लिया? 40, 3 पे हमने कितना लिया? 30 एंड 4 पे कितना लिया हमने? 20, और 5 पे कितना लिया? 10। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व? एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज व्हाट कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब मान लीजिए मुझे मार्केट वाला बनाना है, तो मार्केट वाले के लिए क्या होगा? पहले हमने मिस्टर ए का बनाना है, फिर हमें मिस्टर बी का बनाना है, फिर हमें किसका बनाना है? मार्केट का। तो यहां पे हमने क्या ले लिया? प्राइस। यहां पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी। प्राइस। यहां पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी। यहां पे हमने क्या लिया? प्राइस। यहां पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी। अब क्या होगा देखिए जरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये प्राइजेज हैं 1, ये हमने प्राइजेज ले लिए 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। डन। अब देखिए जरा 1 पे 50, अब यहां भी लेना है हमें 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50 60, और यहां पे हमने लिया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 20, सॉरी 90 100 110 120। डन। तो लिख भी देता हूं 10 20 30 40 50 एंड 60, 30 40 50 60 70 80 90 100 110 एंड 120। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 पे 50, 1 पे कितना लिया हमने? 50, 2 पे 40, 3 पे 30, 4 पे 20 एंड 5 पे 10। तो ये आपका क्या बन गया? इंडिविजुअल डिमांड कर्व मिस्टर ए का, मिस्टर ए का। मिस्टर बी का 1 पे कितना लेंगे हम? 60, 1 पे 60, 4 पे, सॉरी 2 पे 50, 3 पे 40, 4 पे 30 एंड 5 पे 20। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड मिस्टर बी का इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब हम मार्केट बनाना है तो 1 पे देखो, 1 पे कितना लेना है? 110। तो 1 पे चलिए आप 110, 2 पे जाइए आप, 2 पे कितना लेंगे आप? 90, फिर 3 पे कितना लेंगे आप? 3 पे लेंगे आप, देखो ये वाला इंडिविजुअल वाला है और ये वाला मार्केट वाला है, तो 3 पे कितना लेंगे? 70, और 4 पे 50, 5 पे
5 पे लेंगे आप 30। तो ये जो बना आपका, ये क्या बना, ये आपका बना मार्केट डिमांड कर्व ए प्लस बी। डन, ये समझ में आ गया आपको। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इज इट ओके? नेक्स्ट टॉपिक हम चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है व्हाट आर द रीजंस व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो मैं उसको लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट आपको समझाऊंगा, कहीं कोई ग्राफ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसके 3 या 4 क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, व्हाई वी परचेज मोर व्हेन प्राइस फॉल्स, व्हाई वी परचेज लेस व्हेन प्राइस राइजेस, दैट इज व्हाट कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, हम रीजंस। तो पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए यूटिलिटी और हमारा कंजम्पशन उल्टा चलता है, तो जब हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो यूटिलिटी कम होता है। मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आपसे ये कहा जाए कि नेक्स्ट यूनिट का प्राइस बढ़ गया, आपने कहा सर नेक्स्ट यूनिट से मुझे यूटिलिटी मिलेगी वो तो कम मिलेगी नेक्स्ट यूनिट से, और आप प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो फिर मैं कम खरीदूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने प्राइस बढ़ाया है तो आपने कम क्यों खरीदा, क्योंकि कंज्यूमर को लगता है कि नेक्स्ट यूनिट से मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, और आप प्राइस बढ़ा रहे हैं तो वो ज्यादा नेक्स्ट यूनिट तभी खरीदेगा जब प्राइस गिरे, क्योंकि अगर उसकी यूटिलिटी गिरी है तो प्राइस भी गिरना चाहिए। दूसरा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब होता है रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर। क्या होता है परचेजिंग पावर? जब कोई चीज सस्ती होती है तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो इसमें कीवर्ड है परचेजिंग पावर। तो जब हमारी क्या होगा, जब हमारा किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो हमारी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, गिर जाती है, और जब वो उसका प्राइस गिर जाता है तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, जिसलिए हम ज्यादा खरीदते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब दो गुण एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट होती है तो क्या होगा, जब दो गुण एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट होती हैं तो जब एक का रेट गिरता है तो रिलेटिवली चीपर हो जाती है, तो इसलिए उस गुण के कस्टमर भी इधर आ जाते हैं। इसकी डिमांड क्यों बढ़ी, क्योंकि इस पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आया, कि क्योंकि उसके जो सब्स्टिट्यूट का जो, जब इसका रेट गिरा तो ये रिलेटिवली चीपर हो गया, तो उसके जो सब्स्टिट्यूट का कुछ कस्टमर्स इधर आ जाएंगे, तो उसकी तो डिमांड गिरेगी पर इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू व्हाट, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मैं बता चुका हूं। तो अब आपने कहा सर अगर किसी गुड का सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, अगर किसी गुड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उसका प्राइस इफेक्ट विल बी इक्वल टू इनकम इफेक्ट। याद रखिएगा, प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट कब बराबर हो जाएंगे, जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, निल। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अगर मान लीजिए क्या होता है कि जब कोई चीज सस्ती हो जाती है तो नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप बढ़ जाता है, क्योंकि जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो अब अफोर्ड कर लेंगे। अगला है आपका सेवरल यूजेज। जब किसी कमोडिटी के बहुत सारे यूजेज होते हैं तो क्या होगा, जब किसी कमोडिटी के बहुत सारे यूजेज होते हैं, जब प्राइस गिरेगा तो हम उसके यूजेज को बढ़ा लेंगे, और जब उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो यूजेज को कम कर लेंगे। अगला है एक्सेप्शंस। अब एक्सेप्शंस का मतलब क्या बात करते हैं, वैसे डिमांड कर्व कैसे बनता है, डिमांड कर्व ऐसे बनता है, डाउनवर्ड ऐसे बनता है, बट अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूंगा तो एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, अपवर्ड। तो ये क्या हो जाएगा इसका एक्सेप्शन। मान लीजिए यहां प्राइस था, यहां क्वांटिटी थी, पहले प्राइस यहां था, क्वांटिटी यहां था, प्राइस बढ़ा। प्राइस बढ़ने से क्या होना चाहिए, डिमांड गिरनी चाहिए, पर हुआ क्या, डिमांड बढ़ गई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका एक्सेप्शन का मतलब प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी भी बढ़ गई, तो ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो एक्सेप्शंस की बात करें कि वैसे लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, पर ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहां पे लगेगा, गिवन गुड्स पे लगेगा, ओके, आपका आर्टिकल्स ऑफ स्नो अपील पे लगेगा। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। व्हाट आर द एक्सेप्शंस। पहला है गिवन गुड्स। तो गिवन गुड्स जब आएगा तो उस पर आपको क्या लिखना है, गिवन गुड्स आर दोज हाईली इंफीरियर गुड्स। ये वर्ड याद रखिएगा, हाईली वर्ड, हाईली इंफीरियर गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड लार्ज पार्ट ऑफ देयर इनकम एंड देयर डिमांड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्राइस एंड रिड्यूसेस विद द रिडक्शन इन द प्राइस। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा डिमांड गिरेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है। बट इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, इनकम बढ़ने पे डिमांड गिरेगी, इनकम गिरने पे डिमांड बढ़ेगी। तो क्या लिखना है, गिवन गुड्स आर दोज हाईली इंफीरियर गुड्स ऑन हुज प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। आपने कहा सर जरा थोड़ा कुछ समझाइए। एक्चुअली प्रोफेसर गिफन ने पाया आयरलैंड में कि वहां पे जो लोगों का
जो जो वहां पे कुछ एक पर्टिकुलर एरिया के लोग जो उनका जो मेन जो एक्सपेंडिचर करते थे वो करते थे पोटैटो पे, पोटैटो और मीट। तो मीट उनके लिए सुपीरियर था, पोटैटो उनके लिए इन्फीरियर था। तो वो क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे मीट, तो वो मैक्सिमम खर्चा किस पे करते थे, वो करते थे पोटैटो पे। तो जब वो पोटैटो सस्ता होता था तो उनके बजट, मान लो पहले बजट 4,000 रुपये पर मंथ का था पोटैटो के ऊपर, अब वो 2,000 रुपये मिल रहे हैं, तो वो क्या करते थे, 2,000 रुपये में पोटैटो तो खरीद लेते थे, साथ में जो बाकी जो 2,000 रुपये उन्होंने सेव किए उसके थ्रू वो मीट खरीदते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब पोटैटो सस्ता हुआ तो उन्होंने पोटैटो के ऊपर कम खर्च किया, और जब वो महंगा हो जाएगा तो मीट तो वो पहले ही नहीं खरीद सकते, तो उसी पोटैटो पे पहले 4,000 खर्च कर रहे थे और 5,000 खर्च करेंगे। तो इसलिए ये वाला जो उन्होंने गिफन गुड्स को इसका एक्सेप्शन बोला। अगला है आर्टिकल ऑफ स्नोमोबाइल। स्नोमोबाइल का मतलब होता है कुछ लोग शो ऑफ के लिए खरीद रहे हैं, जैसे कोई चीज महंगी है इसीलिए खरीद रहे हैं ताकि वो उसको शो ऑफ कर सकें, दैट इज व्हाट कॉल्ड कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। तो वहां भी लॉ अप्लाई नहीं होता। डायमंड इसलिए बिक रहा है क्योंकि वो महंगा है। अंडरस्टूड। अगला है आपका एक्सेप्शंस, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस। अब जैसे मान लीजिए शेयर मार्केटिंग की बात करते हैं, कोई जब शेयर बहुत नीचे गिर जाता है तो उस टाइम बायर्स नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि उनको लगता है और गिरेगा, एक्सपेक्टेशन है और गिरेगा, तो डिमांड खत्म। बट अगर रेट बढ़ रहा है तो बढ़ते रेट पे खरीद लेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के और बढ़ेगा, तो बढ़ते रेट पर खरीद रहे हैं तो हमारा लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। इमरजेंसी, इमरजेंसी में भी लॉ अप्लाई नहीं होगा। इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी में होता है कि मान लीजिए आप कोई कर्फ्यू लगा हुआ है, कर्फ्यू खुलेगा तो आप रेट देखोगे क्या, मार्केट बाहर निकलोगे, जो भी सामान जिस रेट पे मिलेगा खरीद लोगे, तो वहां भी लॉ अप्लाई नहीं होगा। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप, कुछ लोग सोचते हैं कि क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप मतलब अच्छी क्वालिटी, तो अगर प्राइस ज्यादा है तो अच्छी क्वालिटी, प्राइस कम है तो बेकार क्वालिटी, तो वहां भी लॉ अप्लाई नहीं होगा। चेंज इन द फैशन, अगर मान लीजिए फैशन चेंज हो गया, अब वो फैशन से आउट हो गई, रेट बहुत बहुत कम है फिर भी नहीं डिमांड होगी, क्यों, क्योंकि फैशन से आउट है, जबकि लॉ डिमांड कहता है कि रेट कम है तो डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, तो यहां भी लॉ अप्लाई नहीं होगा। क्लियर। और लास्ट पार्ट पे हम चल रहे हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का एक और नाम होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और इसको क्या बोलते हैं, और शिफ्ट। अगर हम बात करते हैं मूवमेंट की, तो इसका रीजन क्या होता है, इट इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस व्हेन other factors remain constant। और ये किसकी वजह से आएगा, इट इज ड्यू टू other factors when price remain constant। ये दो टाइप का होगा, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। डन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और ये दो टाइप का होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। डन। तो अब मैं इसके कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। जैसे एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो यहां लिया हमने प्राइस, यहां पे हमने लिया क्वांटिटी। यहां पे मान लीजिए प्राइस था, प्राइस गिर गया, मान लो पहले 5 था और 1 हो गया, मतलब प्राइस गिर गया, और क्वांटिटी पहले 1 थी, अब कितनी हो गई, 5 हो गई। डन। या फिर ऐसे कर लीजिए, ये 10 और 50 ले लीजिए, पहले प्राइस 5 था, क्वांटिटी 10 थी, प्राइस गिर गया, प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ गई, तो प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ी, तो हम क्या बोलेंगे इसको, एक्सपेंशन। ग्राफ बना रहा हूं मैं आपको, देखिएगा, यहां पे हमने क्या लिया, प्राइस, यहां पे हमने क्या लिया, क्वांटिटी। तो यहां पे होगा क्या, जैसे मान लीजिए प्राइस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहां पे क्वांटिटी कितनी है, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 एंड 50। तो क्या होगा, जब प्राइस 5 था तो क्वांटिटी कितनी थी, 10, 5 पे 10, मतलब पहले ये थी, तो पहला पॉइंट ये आ गया, और फिर 1 पे 50 हो गई, तो 1 पे 50 मतलब ये हो गया। तो जब भी हमारा जो ग्राफ है उसमें ये डाउनवर्ड चलेगा, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज व्हाट कॉल्ड एक्सपेंशन।
ये पॉइंट हमने ए ले लिया, ये हमने बी ले लिया, तो ए से बी की तरफ डाउनवर्ड बनेगा तो एक्सपेंशन। अब इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ प्राइस ले लीजिए, यहाँ क्वांटिटी ले लीजिए, ठीक है, डन। और यहाँ पे मान लो प्राइस था 1 और क्वांटिटी कितनी थी 50, प्राइस बढ़ गया 1 से 5 हो गया, प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी कितनी हो गई 10, तो ग्राफ बिल्कुल सेम बनेगा, पर इसमें जो स्टार्टिंग होगी वो कहां से होगी, पॉइंट नीचे से स्टार्टिंग होगी। मान लीजिए प्राइस था कितना 1 और क्वांटिटी कितनी थी 50, मतलब 1 पे 50 थी, और जब प्राइस हो गया 5 तो क्वांटिटी रह गई 10, जब प्राइस 5 हो गया, तो इसका मतलब पहले पॉइंट ए यहां पे आया और बी यहां पे आया, तो क्या हो गया, ये अपवर्ड है, तो एरो किधर है, ऊपर की तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इज व्हाट कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो बुक में आप देखते हैं तो उन्होंने एक ही ग्राफ में बनाया है, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आपका डिमांड का ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो डिमांड में अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने प्राइस लिया और यहाँ पे क्वांटिटी लिया, तो इसमें अगर मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लेता हूं, इधर की तरफ एरो है तो क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, और अगर इधर की तरफ एरो है तो क्या बोलेंगे हम इसको, कॉन्ट्रैक्शन, डाउनवर्ड एक्सपेंशन, अपवर्ड कॉन्ट्रैक्शन, डन। तो ये मैंने आपको समझा दिया अलग अलग करके। नेक्स्ट है चेंज इन डिमांड। इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट, तो प्राइस मान लीजिए कांस्टेंट है और ये हमारा डिमांड कब है, दिस इज डी डी। अब ये डी डी से डिमांड कब किधर शिफ्ट कर गया, D1, D1, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंक्रीज इन डिमांड। इसको हम राइटवर्ड शिफ्ट या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। क्वांटिटी Q से Q1 हो गई, प्राइस वहीं रहा, सेम प्राइस, डन, क्लियर। नेक्स्ट, अगर डिक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहां पे प्राइस लिया हमने और यहां पे हमने क्या लिया, क्वांटिटी, डन। तो ये हमारा प्राइस तो कांस्टेंट है, अब हमारा डिमांड पहले क्या क्या था, डी, पहले क्या था, डी, डिमांड इतना था और डिमांड लेफ्ट में चला गया, D1, तो मतलब ये अगर लेफ्ट में जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, मतलब सेम प्राइस पर। हालांकि इसमें एक और पॉइंट आ जाता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि यहां पे डिमांड बढ़ गई, मतलब मोर क्वांटिटी, क्या बोलेंगे, मोर क्वांटिटी एट सेम प्राइस, सेम प्राइस। एक और पॉइंट इसमें आ जाता है, और सेम क्वांटिटी एट, अब सेम क्वांटिटी का मतलब यहां Q, तो इस लाइन को आगे बढ़ा सकते हो आप, हम कह सकते हैं सेम क्वांटिटी एट हायर प्राइस। तो 2 पॉइंट आ गए, एक ये और एक ये, सेम क्वांटिटी एट हायर प्राइस, ये भी आप कह सकते हैं। और ऐसे ही यहां पे हम क्या बोलेंगे, लेस क्वांटिटी एट सेम प्राइस, लेस क्वांटिटी एट सेम प्राइस, और सेम क्वांटिटी एट, अब देखिए एक तो पॉइंट हमारा कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, सेम क्वांटिटी मतलब ये लेना है आपको, तो सेम क्वांटिटी एट लोअर प्राइस, सेम क्वांटिटी एट लोअर प्राइस, ठीक है। तो हम 2 तरीके से इसको बोल सकते हैं, सेम क्वांटिटी एट लोअर प्राइस। तो हमने सीखा कि भी आपका जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, जिसका एक और नाम होता है मूवमेंट, और चेंज इन डिमांड का मतलब होता है शिफ्ट। ये 2 टाइप का होता है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये 2 टाइप का होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्राइस के ऊपर, प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी, या प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी। तो प्राइस गिरने पर डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपेंशन, और प्राइस के बढ़ने पर डिमांड गिरेगी तो कॉन्ट्रैक्शन। अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स, प्राइस को छोड़कर जितने भी फैक्टर्स मैंने बोले थे वो कांस्टेंट रहेंगे। यहां पे आपने कहा भाई प्राइस तो वही रहा, डिमांड कैसे बढ़ गई, हो सकता है लोगों की इनकम बढ़ गई हो सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बढ़ गया हो सकता है सब्स्टिट्यूट के रेट बढ़ गए हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री के रेट गिर गए हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ गई हो। इंक्रीज का रीजन, डिक्रीज का रीजन क्या होगा, उल्टा कर दो, हो सकता है लोगों की इनकम, देखो प्राइस तो कांस्टेंट है तो अदर फैक्टर्स हैं, जैसे हो सकता है लोगों की इनकम कम हो गई हो सकता है टेस्ट अनफेवरेबल हो सकता है पॉपुलेशन कम हो गई हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसी अनफेवरेबल हो गई हो। तो दीज आर द रीजंस फॉर डिक्रीज इन डिमांड, अदर फैक्टर्स बोलेंगे प्राइस को छोड़कर। तो ये मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज डिफरेंस क्या है एक्सपेंशन और इंक्रीज में। एक्सपेंशन इज द पार्ट ऑफ मूवमेंट एंड इंक्रीज इज द पार्ट ऑफ शिफ्ट। एक्सपेंशन जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू
राइट, एंड जो इंक्रीज होता है वो राइटवर्ड होता है या फॉरवर्ड होता है। ओके, तो ये डिफरेंसेस हैं किसके, एक्सपेंशन और इंक्रीज के। टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज। कॉन्ट्रैक्शन अगेन इज द पार्ट ऑफ मूवमेंट एंड डिक्रीज इज द पार्ट ऑफ शिफ्ट। कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स एंड नहीं, कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू प्राइस एंड ड्यू टू राइज इन प्राइस एंड दिस इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्शन अपवर्ड होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और ये क्या होगा, लेफ्टवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट। और लास्ट है इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड के रीजंस, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।